नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एलसीएम तथा एचसीएफ, जिसे हम लोग लॉसा और मासा भी कहते हैं। लॉस तथा मासा। लॉस का जो हिंदी होता है वो है लघुत्तम समापवर्त्य, और मासा की जो हिंदी है वो है महत्तम समापवर्तक। लॉस मतलब लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य, और मौस मतलब महत्तम समापवर्तक। समापवर्त्य का मतलब होता है जो विभाजित हो जाए। लघुत्तम का मतलब होता है जो छोटा, सबसे छोटा विभाजित होने वाली संख्या। महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक का मतलब होता है समापवर्तक जो किसी संख्या को विभाजित कर दे। महत्तम समापवर्तक मतलब सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। जैसे विभाजक मतलब विभाजित करने वाला, विभाज्य मतलब जो कट रहा हो। तो अपवर्त्य का मतलब जो विभाजित हो जाए, और अपवर्तक का मतलब यानी कि समापवर्तक का मतलब होता है जो विभाजित कर दे। तो अगर हिंदी ही स्पष्ट हो जाए तो आधी कहानी तो यहीं से कंफर्म हो जाती। तो आइए लॉस और मासा का हम लोग अब एक्सरे करते हैं कि लॉस और मासा होता क्या। लॉस जो एलसीएम लिखा हुआ है इसको भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम एल का मतलब है लोवेस्ट, लोवेस्ट, लोवेस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। एम का मतलब होता है मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। महत्तम समापवर्त को क्या लिखते हैं? एच सी एफ, मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये होता क्या है ये जानना। अगर ये पता चल जाए तो विधियों के अलावा भी कुछ नियम ट्रिक्स लगा के हम लोग लसा और मसा निकाल सकते हैं। तो फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण जो बात बन रही है वो ये कि आखिर ये है क्या, एलसीएम किसे कहें और एचसीएफ किसे कहें। एलसीएम और एचसीएफ किसे कहा जाए, तो आइए पहले तो हम एलसीएम को क्लियर करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे जैसे मैंने एक संख्या ले ली 12, 24 और 48। ठीक, 12, 24, 48। अब हमें पता करना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त्य। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कटे वो ढूंढना है हमें। इन सब से कटने वाली ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी। जैसे इन चारों से तीनों से कटने वाली सबसे पहली संख्या तो 48 ही होगी, फिर उसके बाद 92 होगा, 96 होगी, फिर उसके बाद 144 भी होगी, फिर उसके बाद अब 192 भी होगी।
उसके अलावा भी ढेर सारी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो इन सब से कटेंगी, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य वह होगा जो सबसे छोटा हो और इन सब से कटता हो, इन सब से कट भी रहा हो और सबसे छोटा भी हो, तभी हम इसे लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे। तो ये 48 सबसे छोटा भी है और इन सब से कटता भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये 48 इसका लघुत्तम समापवर्त्य है। महत्तम समापवर्तक क्या है? जैसे मैं इसी को अगर ले लूं 12, 24 और 48, समापवर्तक का अर्थ मैंने कंफर्म करा। इसका मतलब होता है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर पाए वो समापवर्तक होता है। तो देखते हैं इन सब को काटने वाली संख्या एक है, एक भी काटेगा सबको, दो भी काटेगा सबको, तीन भी काटेगा सबको, चार भी काटेगा सबको, छह भी काटेगा सबको, 12 भी काटेगा सबको, 12 भी सबको काटेगा। एक भी काट रहा है, दो भी काट रहा है, तीन भी काट रहा है, चार भी काट रहा है, छह भी काट रहा है, 12 भी काट रहा है। इसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को विभाजित करती हो। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा इन सब को काटने वाला जो पद है या संख्या है वो है 12। तो इसका म या महत्तम समापवर्तक या HCF 12 होगा। निश्चित रूप से कंफर्म हुआ होगा कि आखिर ल स क्या है और म स क्या है। चलिए परिभाषा की बात करते हैं। इसकी परिभाषा लिखी जाती है, ल स की परिभाषा और म स की परिभाषा। ल स और म स की परिभाषा। ल स किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ते हैं वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो। तो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल के रूप में भी देखा, कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो। जैसे अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने 12, 24 और 48 लिया था, इसमें हम लोगों ने देखा था 48, 96, 144 और 192। इसमें सबसे छोटा 48 था। तो बात वहीं कंफर्म हो रही है परिभाषा से कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा विभाजित हो, वो दी गई संख्याओं का ल स कहलाता है। म स की परिभाषा क्या बताई गई है? म स की परिभाषा बताई जा रही है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर दे, तो हम लोग उसे म स कहेंगे, लेकिन वो सबसे बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 12, 24 और 48 को विभाजित करने वाली संख्याएं, एक था, दो भी था, तीन भी था, चार भी था, छह भी था और 12 भी था। लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो है
वो 12 है, तो 12 ही इसका मौस होगा। तो परिभाषा के अनुसार बात क्लियर हो रही है कि लस किसे कहते हैं, मौस किसे कहते हैं। आप इस परिभाषा को और इस एग्जाम्पल को निश्चित रूप से समझने का प्रयास करिएगा, यही से आप आगे के प्रश्नों को सही से कर पाएंगे। अगर परिभाषा कन्फर्म है तो प्रश्नों को करना आसान होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है लस और मस की परिभाषा तो कन्फर्म ही है, दिक्कत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अब आइए लस और मस निकालने की जो विधियां हैं उसकी बात करते हैं। लस और मस निकालने की विधियां, कोई भी परीक्षा है जिसमें गणित आ रहा है, अंक गणित, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसी परीक्षा में इस चैप्टर से प्रश्न न दिया गया हो। तो हर चैप्टर से कम एक क्वेश्चन ये लेकर आता है। तो मुझे लगता है सिंपल टॉपिक है लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन के तरीके जो हैं वो जानना जरूरी है, बिना उसके तो काम बनने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप पूरे ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लस हो या मस, लस तथा मस दोनों को निकालने की दो दो विधियां हैं। दोनों को निकालने की दो दो विधियां, सेम विधि बताई गई है, नाम वही है, तरीका थोड़ा सा चेंज। जैसे लस और मस दोनों के लिए पहला तरीका है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा तरीका है भाग विधि, भाग विधि। दोनों को निकालने की दो दो विधियां हैं। गुणनखंड विधि लस और मस दोनों के लिए है, भाग विधि लस और मस दोनों के लिए है। गुणनखंड में तो सेम कंडीशन से क्लियर, भाग विधि में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, वो हम लोग क्वेश्चन के आधार पर उसको कंफर्म कर सकते हैं या करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लस और मस निकालने की गुणनखंड विधि सीखते हैं। लस तथा मस निकालने की गुणनखंड विधि, एलसीएम तथा एचसीएफ की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि। दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चनों में सारी बातें कंफर्म होंगी। अगर आपको बातें कंफर्म नहीं होंगी तो एक बार 2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, जैसे मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ 12, 24 और 48 से। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर इन संख्याओं का गुणनखंड करना, और मुझे पता है कि आपको गुणनखंड आता होगा। तो गुणनखंड अगर करेंगे तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, फिर भी एक बार उसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो या पहली बार सीख रहे हो तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे गुणनखंड के लिए हम लोग 12 को ऐसे लिख लिया और ऐसे काटते थे, तो 2 से इसको काटेंगे 6, फिर 2 से काटिए 3, फिर 3 से काट दीजिए 1, तब तक काटते हैं जब तक कि 1 ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और इम्पोर्टेंट होती है, हमेशा हम अभाज्य संख्याओं से ही काटते हैं। तो इस प्रकार से जो भी खंड मिलते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा, लेकिन सामान्यतः हम लोग गुणनखंड कह लेते हैं। होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड होता है, लेकिन सामान्य रूप से हम लोग गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो आप इस तरीके की विधि को जानते भी हैं, लेकिन अब हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि अगर काट सकते हैं तो डायरेक्ट काटने का प्रयास करेंगे। जैसे 12 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 2 से काटे होंगे 6 बचा होगा, 2 से काटेंगे 3 बचा होगा,
फिर 3 से काट दिया 1 हो गया। 24 का गुणनखंड निकालें तो 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटिए 6, फिर 2 से काटिए 3, फिर 3 से काट दीजिए। 48 का गुणनखंड किया जाए तो 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे खत्म। अब लस और मस निकालना है। लस और मस मैं दोनों साथ साथ निकालने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बड़े आसानी से समझ भी जाएंगे। लस निकालने के लिए और मस निकालने के गुणनखंड विधि साथ साथ आप जरा देखिएगा। लस में क्या है, लस की जो विधि है थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के कारण प्रश्न में एक के 1-2 पॉइंट छूटा कि काम गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना है इसे। लस में जो सबसे बड़ी संख्या है उसके पूरे गुणनखंड को ले लीजिए। पहली बात तो हमने ले लिया पूरा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3, तो 4 ठो 2 और 1 ठो 3 आया। अब क्या करना है, अब ये आपके पास पद आ गया है, ये पद आ गया है। अब ये आपको प्राप्त लस के लिए मूल पद है या बेस है, आधार है। अब इसके आधार पर आप यहां पर चेक करिए और मिलाइए। जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से प्रयास करेंगे समझने का। यहां से तुलना करेंगे, इनके पास 2 ठो 2 है, हमारे पास 4 ठो है, कोई दिक्कत नहीं। इनके पास 1 ठो 3 है, हमारे पास भी 1 ठो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमें कुछ नहीं चाहिए। इनके पास 3 ठो 2 है, हमारे पास 4 ठो 2 है, कोई दिक्कत नहीं। इनके पास 1 ठो 3 है, हमारे पास भी 1 ठो 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसका तो पूरा का पूरा ले लिया है आपने, यानी यही संख्या इसका लस हो जाएगा। गुणा कर दें, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 क्या 48, 48 इसका लस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात गुणनखंड के लिए, गुणनखंड विधि से अगर लस निकालना है तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि सबसे बड़े गुणनखंड को सीधा सीधा ले लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, तुलना करेंगे। अगर हमारे पास ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी गुणनखंड, किसी भी गुणनखंड का पद अगर हमारे पास ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास उसके बराबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है या कम है, नहीं है तो उसको ले लेना है, कम है तो उतना लेना है जितना कम है। बात याद रखनी है। फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी संख्या का गुणनखंड ले लिया, फिर आप तुलना कर लो कहीं हमारे पास कम तो नहीं है या ऐसा तो कोई पद नहीं है जो है ही नहीं। अगर नहीं है तो ले लेंगे और कम है तो ले लेंगे, बराबर है तो चलेगा और ज्यादा है तो चलेगा। एकदम जैसे कि बचपन में हम लोग माता पिता जब टॉफी लाते थे और सबको टॉफी बांट दी जाती थी, तो हम सबकी एक प्रवृत्ति होती है बचपन की कि हम चेक करते हैं, पता करते हैं कि किसके पास कितनी टॉफी है। अगर किसी के पास हमसे ज़्यादा टॉफी है तो प्रॉब्लम, किसी के पास बराबर टॉफी है चलेगा, हमारे पास ज़्यादा है आनंद आ जाएगा। तो 3 स्थितियां बनती हैं, कम बर्दाश्त नहीं है, बराबर ठीक है और ज़्यादा अगर हमारे पास है तो आनंद का विषय है। तो हमेशा ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर कम पड़ रही है तो यहाँ पर आपको ले लेना है। एक तरीका मैं और भी कहता हूँ, ल स का मतलब होता है ले लो सब, ल स ले लो सब। म स में क्या है भाई, म स में कह रहा है जो सबको काटता हो वो म स है। यहाँ गुणनखंड विधि में आपको याद रखना है म स का मतलब होगा मिले जो सब में, जो सब में मिल रहा है या जो कॉमन हो वही म स होगा। तो इन तीनों में जो मिल रहा होगा, मिले जो सब में, एक जोड़ा मिल गया, ये भी मिल गया और ये 3 का एक पेयर बन जा रहा है। तो 1
दो ठो 2 मिल रहे हैं और एक ठो 3 मिल रहा है। गुणा किया जाए 2 दूना 4 तेई 12, मतलब 12 इसका मौसा होगा। तो मोटी मोटी बात कहें, ल स में ले लो सब, कुछ कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चलेगा। म स में मिले जो सब में मिलेगा वो ले लेंगे। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे दे दिया जाए 45, 75 और 120। गुणनखंड आप सिंपल तरीके से करें। जैसे 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 3 15 या 45, फिर 3 से काट दीजिए तो 5, फिर 5 से काट दीजिए 1। 75 को काटते हैं, 75 को 3 से काट दिया जाए तो 25 आएगा, 25 को 5 से काट दीजिए 5 आएगा, फिर 5 से काट दीजिए 120, 120 को 2 से काटिए तो 60, फिर 2 से काट दीजिए 30, फिर 2 से काट दीजिए 15, 3 से काट दीजिए 5 और 5 से काट दीजिए, पूरा कट जाएगा। अब गुणनखंड हो चुका है, ल स निकालते हैं। ल स में मैंने कहा ले लो सब, लेकिन कौन सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद तुलना करते हैं, इनके पास 2 ठो 3 है, हमारे पास एक ही है, इसलिए 1 3 तो ले ही लेंगे, कम बर्दाश्त नहीं है। इनके पास 5 एक ठो है, हमारे पास भी 5 है, चलेगा। इनके पास 1 ठो 3 है, हमारे पास 2 ठो है, चलेगा। इनके पास 2 ठो 5 है, हमारे पास एक ही है, 1 और 5 की जरूरत पड़ेगी। तो अब गुणा करने पर जो आएगा वो आंसर, तो ये हो जा रहा है आपका 5 3 15, 15 पूरे 75 और 75, और इधर से गुणा कर लेते हैं 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 गुणे 75। या और तरीका अगर आप अप्लाई कर सके तो कर सकते हैं। जैसे गुणा करके क्या किया जाए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और 12 तें 36, 360, 360 पंजे, 360 पंजे हो जाएगा 360 पंजे कितना हो जा रहा है भाई, 1800 हो जाएगा। गुणा कर लिया जाए 360 तो 5 0 और 5 छके 30, 3 और 5 3 15 3 18, ठीक। तो 1800 इसका एलसीएम हो जाएगा। मौस निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, मौस में क्या करना था, जो कामन लिया जाए। कामन क्या हो सकता है, 1 ठो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब 1 ठो तो 3 हो जाएगा, 1 ठो 3 हो गया। क्या 5 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 1 ठो 5 का जोड़ा मिल रहा है, तो 1 ठो 5 हो जाएगा। तो 5 त्याई 15, 15 इसका मस हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि ल स और म स निकालने का जो गुणनखंड विधि है वो बहुत ही ईजी है। करना क्या है, गुणनखंड करो, ल स में ले लो सब, सबसे बड़ी वाली संख्या, कम नहीं होना चाहिए, म स में जो सब में मिले, उस तरीके से आप ल स और म स की गुणनखंड विधि आप जान सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है ल स और म स में, गुणनखंड विधि चूंकि चल रही है तो हम लोग गुणनखंड को ही आगे बढ़ाएंगे, गुणनखंड को ही आगे बढ़ाते हैं। गुणनखंड का नेक्स्ट पॉइंट जो होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। गुणनखंड में ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि घातों का ल स म स कैसे निकाला जाए। घात भी एक तरीके से जो घातांकों के रूप में रहते हैं वो भी एक तरीके से गुणनखंड के ही रूप होते हैं, तो उसका ल स म स कैसे निकाला जाएगा। आइए, तो घातों का ल स तथा म स,
घातों का लस मस कैसे निकाला जाए, एग्जाम्पल के साथ कंफर्म करेंगे। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा, घातों का लस मस निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं याद है तो कहानी गड़बड़, आते हुए भी मिस कर सकते हैं प्रश्न को आप। क्या है वो बात, आधार जो होंगे, आधार, आधार सदैव सदैव अभाज्य होने चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी घातों का लसा मसा निकालने के लिए आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आधार जितने भी होंगे वो सब अभाज्य होने चाहिए। अगर आधार अभाज्य नहीं है तो लसा मसा निकालने में उस प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावना हो जाती है। तो यदि आप आधार को अभाज्य रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कभी भी गलत होने के चांसेज नहीं रहते हैं। तो जो बेस है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लस जब भी आप लेंगे, लस निकालते समय आपको दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। क्या, लस निकालते समय आपको सभी आधार लेने होंगे, सभी आधार लेना है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे सबसे बड़ा घात लेना होगा। दो बातें, जब भी लसा निकालेंगे तो सभी आधार लेने हैं, जितने भी पद हैं सब में से सभी आधार को लिख लेना है और सबसे बड़े घातों को लिख देना है। अगर मौस आप निकालने बैठ रहे हो या निकालने चल रहे हो तो यहां भी दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, कामन, कामन आधार लेंगे, आधार वही लेंगे जो कामन होगा, कामन आधार लेंगे। दूसरी बात क्या, सबसे सबसे छोटा, सबसे छोटा घात लेंगे। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो जब भी घातांकों का लसमसा निकालना होगा, सबसे पहला काम प्रश्नों में आप देखो आधार अभाज्य हो। दूसरी बात, जब लसा निकालना हो तो सभी आधार, सब में से मिलाकर टोटल आधार ले लीजिए और सबसे बड़े घात उस पर लिख दीजिए, आपका लसा कंप्लीट। मौसा में क्या करना है, जो आधार में कॉमन हो उसे ले लो और सबसे छोटा घात उस पर लगा दीजिए, वो भी मौसा का काम खत्म। जैसे जैसे एक एग्जाम्पल, 2 के घात 4 गुणे 3 घात 5 गुणे 5 घात 2 तथा 2 के घात 3 गुणे 3 घात 4 गुणे 5 घात 2 ऐसा दिया गया है। इसका लस और मसा निकालना है तो लस लेना है। लस के लिए क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैंने कहा आधार चेक करो, क्या सारे आधार अभाज्य हैं, बिल्कुल 2 3 5, 2 3 5 ये सब आधार अभाज्य हैं। सभी आधार लेने हैं, मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है। थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और मैं बढ़ा दे रहा हूँ, 7 लिख दे रहा हूँ, 7 घात 2 भी। तो आधार एक ठो 7 भी है तो वो 7 भी ले लिया। मैक्सिमम घात लेना है तो 2 का मैक्सिमम घात यहाँ 4 और यहाँ 3, तो 4 बड़ा है, 4 ले लिया। 3 का घात 5 और 4 है तो 5 लेना पड़ेगा। 5 का घात 2 और 2 ही है तो 2 ही ले लीजिए, 2 ही ले लीजिए। 7 का घात जो है वही ले लिया, ये लसा हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा, मौसा इसका जो आधार सब में मिल रहे हो तो 2 सब में मिल रहा है वो ले लिया, फिर 3 भी दोनों में मिल रहा है 3 ले लिया, 5 भी दोनों में मिल रहा है 5 ले लिया।
लेकिन 7 एक में ही है इसलिए नहीं ले सकते। आधार वही लेंगे जो दोनों में होगा। अब मिनिमम घात ले लेना है। मिनिमम घात क्या होगा? 2 का मिनिमम घात यहाँ से 4 है, यहाँ 3 है तो 3 लेना पड़ेगा, और 3 का मिनिमम घात 4 लेना पड़ेगा, और 5 का मिनिमम घात क्योंकि 2 ही है तो 2 रहेगा। लस में सभी आधार मैक्सिमम घात, मस में कॉमन आधार मिनिमम घात। अगर इतना आप ले रहे हैं तो गलत नहीं होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और, 2 के घात 2, 3 घात 5, 5 घात 4, 7 घात 2, 11 घात 4 तथा 2 के घात 3, 3 घात 2, 5 घात 8, 13 के घात, ऐसा आ गया। तो इसका लस और मस लेना है, तो लस में क्या करेंगे? सभी आधार ले लेंगे। सभी आधार मतलब 2 लेना है, 3 लेना है, 5 भी लेना है, 7 भी लेना है, 11 भी लेना है, और उधर एक ठो 13 है वो भी लेना है। सभी का मैक्सिमम घात लेना है। सभी का मैक्सिमम यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो 3 लेंगे, और 3 के लिए यहाँ 5 है, वहाँ 2 है तो 5 ले लेंगे। 5 के लिए यहाँ 4 है और यहाँ 8 है तो 8 ले लेंगे। 7 के लिए यहाँ 2 है, वहाँ कुछ नहीं 2 ही लेंगे। 11 के लिए यहाँ 4 है तो 4 ले लीजिए, वहाँ कुछ है ही नहीं। 13 के लिए वहाँ 3 है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये लस हो जाएगा। और मस जो होगा, मस में मिले जो सब में आधार, वो आधार जो सब में कॉमन हो, तो 2 और 3 और 5, बस यही कॉमन हो रहा है। मिनिमम घात तो 2 है और यहाँ 3 है तो 2 ले लेंगे। 5 के लिए 3 के लिए 5 है और 2 है तो 2 ले लेंगे। 5 के लिए 4 है और 8 है तो 4 ले लेंगे। इस तरीके से आप लस और मस निकाल सकते हैं। घातांकों का लस और मस निकालना काफ़ी इजी। केवल लस में सभी आधार लिया, मैक्सिमम घात लिया, मस में कॉमन आधार लिया, मिनिमम घात लिया। इस तरीके से आप लस और मस निकाल सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है उस पर आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो यह इसमें हम लोगों ने केवल 2 ही पद लिया। 2 से ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल 2 ही पद हो, 2 से ज़्यादा पद हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इसका मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। जैसे 2 के घात 2 गुणे 4 के घात 2 गुणे 6 के घात 2 गुणे 10 के घात 2 तथा 4 के घात 3 गुणे 6 के घात 4 गुणे 15 गुणे 14, ऐसा दे दिया गया। और इसका लस और मस पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि चेक करो आधार क्या अभाज्य है। तो चेक करते हैं, ये तो अभाज्य है, बाकी नहीं है, इसमें तो कोई अभाज्य नहीं। सारे आधार को अभाज्य करिए। तो ये 2 के घात 2 ही रहने देते हैं। इस 4 को 2 के घात 2 लिखेंगे और ऊपर भी 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 6 को 2 गुणे 3 लिख कर घात में 2 है तो 2 लिख दिया। 10 को 2 गुणे 5 लिख कर घात में 2 लिख दें, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका 2 के घात 2 गुणे 2 के घात 4 गुणे, ये वाला 2 इस पर भी आएगा, 3 पर भी आएगा। 2 के घात 2 गुणे 3 घात 2 गुणे 2 के घात 2 गुणे 5 घात 2, यानी कुल मिला के ये अब आपका हो गया। अब 2 के घात, सभी आधार जो बराबर हैं उसके घात जोड़ दिए जाए। तो 2 के घात 2, 4 2 6, 2 8, 2 10, तो 2 के घात हो जाएगा 10 गुणे 3 के घात 2, 3 घात 2 गुणे 5 घात 2, ये हो जाएगा अब अभाज्य रूप में। अब मैं इसको भी तोड़ता हूं तो ये 2 के घात 2
दो तिहाई 6 यानी 2 के घात 6 ये हो जाएगा। अब इसे 2 गुणे 3 के घात आप 4 लिख सकते हैं। 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब और आगे अगर इसको किया जाए तो ये हो चुका होगा 2 के घात 6 और 4 इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। 2 के घात 4 गुणे 3 के घात 4 गुणे ये 3 यहाँ से आ जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 ये। अब इसे सबको समान आधार के घात के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाए। कन्वर्ट करते हैं जरा। ये 2 के घात 6 4 10 1 यहाँ पर है 11 गुणे 3 के घात 3 घात है 4 और 1 ये 5 अब 5 के घात केवल एक ही है और 7 के घात केवल एक ही है। अब आप लसा और मसा निकालिए, कभी गलत नहीं होगा। तो लसा के लिए अब पुराना नियम, सभी आधार चाहिए 2 3 5 7। बड़ा घात चाहिए 2 के घात 10 2 के घात 11 तो 11 लेंगे। 3 के घात 2 3 घात 5 तो 5 लेंगे। 5 घात 2 5 घात 1 तो 2 लेंगे। 7 घात कोई नहीं वही रहेगा। मौसा ले लिया जाए। मौसा में क्या होगा, जो दोनों में मिलेगा तो दोनों मिल रहा है 2 और 3 और 5 2 3 5 मिल रहा है। मिनिमम घात लेना है तो 10 2 के घात 10 और 3 के घात 2 और 5 के घात 1 यानी कि केवल 5। तो इस तरीके से हम लोग घातांकों का लसा मसा निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब भी घातांकों का लसा मसा आपको निकालना है, आप सबसे पहले चेक करो क्या सभी आधार अभाज्य हैं। अगर सभी आधार अभाज्य हैं, आधा काम आपका क्लियर। अब आप आइए, अगर लसा पूछ रहा है तो सभी आधार लेने हैं, मैक्सिमम घात लेना है। मौस अगर पूछा जा रहा है तो कॉमन आधार लीजिए और मिनिमम घात लीजिए। इस तरीके से आप घातांकों का लसा मसा निकाल सकते हैं। तो अगले चैप्टर में अगले टॉपिक में लसा मसा से संबंधित अति महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे, जो किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। ये तो सरलतम बात है, इसके आगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।